हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दाइना पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री के एक असाइनमेंट का रिव्यू करने वाले हैं। ये असाइनमेंट हमारे दैनब के एक स्टूडेंट ने हमारे साथ शेयर किया था और आज की इस वीडियो के अंदर में जानेंगे असाइनमेंट लिखते समय में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से आंसर पॉइंट और पैरा पॉइंट्स में लिखा जाना चाहिए, डायग्राम का सही तरीके से एक्सप्लेन करके आंसर कैसे बनाया जाना चाहिए, अंडरलाइन और हाईलाइट का यूज़ किस तरीके से किया जाना चाहिए, जब हम आंसर खत्म करते हैं, फिनिश करते हैं, तो उस समय पे कंक्लूजन निष्कर्ष को किस तरीके से एंड अप किया जाना चाहिए। ये सभी जो मुख्य बिंदु हैं इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से आप लिखोगे, असाइनमेंट को बनाओगे जिससे आपके अच्छे नंबर बन सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जो स्क्रीन पर ये असाइनमेंट देख रहे हो एक रफ असाइनमेंट है और एमए हिस्ट्री सेमेस्टर फर्स्ट का सब्जेक्ट कोड आपका हो जाएगा MHI 101। बुक का नाम रहेगा प्राचीन और मध्ययुगीन समाज का असाइनमेंट है। और अगर आप सेशन की बात करो कि कौन से सेशन का असाइनमेंट है, तो जुलाई 2023 और जनवरी 2024 के जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने एमए हिस्ट्री सेमेस्टर मोड से एडमिशन लिया है तो उनके लिए असाइनमेंट यूजफुल रहने वाला है। पर ओवरऑल अगर हम आज की इस वीडियो की बात करें तो सभी स्टूडेंट के लिए यूजफुल रहेगा जो भी इग्नू से स्टडी कर रहे हैं, ना कि सिर्फ एमए हिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए बल्कि सभी के लिए यूजफुल रहने वाला है। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखो, एक असाइनमेंट के अंदर में नॉर्मली 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एमए हिस्ट्री के असाइनमेंट के अंदर में 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 में से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटल जो वैल्यू होती है आपकी वेटेज होती है क्वेश्चंस की, हर एक क्वेश्चन 20 नंबर का ऑलमोस्ट होता है और 100 नंबर का आपको पेपर अटेम्प्ट करना होता है। असाइनमेंट में जो पासिंग मार्क्स होता है वो 40% का होता है। जितने नंबर का भी आपका असाइनमेंट है उसका 40% आपको एमए में पास होने के लिए चाहिए होता है। अगर असाइनमेंट में भी आपके नंबर कम आते हैं, 40% से कम आते हैं, तो आपको दोबारा से असाइनमेंट देना पड़ता है, असाइनमेंट दोबारा से सबमिट करवाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे 40% का एटलीस्ट स्कोर लेके चलना है कि जिससे आपके अच्छे नंबर बन सके। और असाइनमेंट में जो हाईएस्ट होता है ना 70, 80, 90% तक जाता है नंबर, तो उसके लिए आपको उस तरीके से लिखना पड़ेगा, उस तरह से एक्सप्लेन करना पड़ेगा जिससे आपका जो नंबर है अच्छा से अच्छा बन सके। और जितना अच्छा नंबर असाइनमेंट में आएगा उतना ही अच्छा इंपैक्ट आपके ग्रेस कार्ड में पड़ेगा, क्योंकि असाइनमेंट के नंबर भी आपके फाइनल ग्रेस कार्ड के अंदर में ऐड होता है। चलिए अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो जो स्टूडेंट है उसने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उत्तरी और मध्य चीन की सांग सभ्यता के ऊपर में टिप्पणी लिखने का क्वेश्चन था। चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन लिया गया आपके एमए हिस्ट्री के MHI 101 की बुक से। अगर आप सेकंड चैप्टर को देखोगे तो यहाँ पे टोटल 4 टॉपिक आता है, जिसमें आपका मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता और चीन की सांग सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जैसे लिखा हुआ है उत्तरी और मध्य चीन की सांग सभ्यता, तो हर बार यही लिखा है। अगर यहाँ पे लिखा जाता आपका कि जो कांस्य युगीन सभ्यता है उसके अंदर का जो पूरा जो टिप्पणी है उसको लिखिए, कांस्य युगीन सभ्यता के ऊपर में टिप्पणी लिखिए, तो आपको चारों सभ्यताओं को समझाना पड़ता है। 4 कौन कौन सी सभ्यता है, जिसमें आपका मिस्र की सभ्यता भी आ जाता, हड़प्पा की सभ्यता भी आ जाता, ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता भी आ जाता और चीन की सांग सभ्यता भी आ जाता। चारों सभ्यता को समझाना पड़ता। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है आपको कि चीन की सांग सभ्यता ही हर बार रहेगा। अगर आप इस स्टूडेंट की खास बात देखोगे तो इस स्टूडेंट ने जगह जगह पे जहाँ पे उसको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वहाँ पे हाईलाइट किया है, ठीक है। जैसे देखोगे चेंग तांग जो चीन के जो उस समय का जो सांग सभ्यता था उसकी स्थापना करने में महत्वपूर्ण रोल निभाता है, चेंग तांग के द्वारा निभाया जाता है, तो उसको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। पर हर जगह जैसे कोई भी आप ऐसा पॉइंट लिख रहे हो, किसको हाईलाइट करें, सबसे मेन क्वेश्चन तो ये भी रहता है। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा कि हाईलाइट करने के लिए उन्हें बोला गया तो जहां मर्जी लास्ट में उन्होंने पेन से अंडरलाइन कर दिया, वो हाईलाइट हो गया। अंडरलाइन करना ही हाईलाइट नहीं है, ठीक है। अंडरलाइन करने का मतलब ये हुआ या हाईलाइट करने का मतलब ये हुआ कि हाईलाइट कर रहे हो तो कुछ अलग तरीके से लिखो, उसको बोल्ड करके लिखा जाता है। हाईलाइट करने के लिए अलग तरीके से इन्वर्टेड कोमा में डालकर लिखा जाता है, ठीक है। कुछ अलग तरीके से उसको दिखाया जाता है जिससे हाईलाइट होता है। दूसरी चीज़, अंडरलाइन करने का मतलब ये रहता नहीं है कि किसी भी लाइन को अंडरलाइन कर दिया जिससे इंपॉर्टेंट लगे, वो ऐसा नहीं है। आप अगर कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हो तो उसके अंदर में जो मुख्य बिंदु है जिससे पूरा निष्कर्ष निकले उस पैराग्राफ का, तो उसको हम हाईलाइट करते हैं। अगर आप इसको ऊपर वाले जो पैरा को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि 1600 ईसा पूर्व से लेकर 1046 ईसा पूर्व तक राज करने वाला जो राजवंश था जिसकी स्थापना 1600 ईसा पूर्व के अंदर हुई थी चेंग तांग के द्वारा में, तो इसके कारण से चेंग तांग को हाईलाइट किया गया। यहाँ पे उसको 1600 ईसा पूर्व को भी हाईलाइट करना चाहिए था, क्योंकि 1600 ईसा पूर्व के अंदर में ही चेंग तांग के द्वारा में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। तो इस तरीके से हाईलाइट का बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब हाईलाइट का प्लस पॉइंट क्या है कि जब एक जो टीचर है जो चेक कर रहा है, जो वहाँ पे चेक करने वाला है असाइनमेंट को, जब उसकी नज़र पड़ेगी ना तो क्वेश्चन उसने पढ़ा उत्तरी और मध्य चीन की सांग सभ्यता पर टिप्पणी लिखिए और डायरेक्ट सबसे पहले उसका नजर पड़ा चेंग तांग के ऊपर में 1600 ईस्वी के ऊपर में, तो उसको समझ में आ जाएगा अच्छा 1600 ईस्वी के अंदर में चेंग तांग के द्वारा में ये किया गया, तो उसको बाकी जो क्या लिखा है ना आपने उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिससे जल्दी से जल्दी वो नंबर दे पाता है, ठीक है, और आपके अच्छे नंबर बन पाते हैं। पहला चीज़ ये रहता है कि फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन के तौर पर
यहाँ पे वर्क करता है। अगर वो पढ़ने में टाइम लगा रहा है ना, तो वहाँ पे वो बस लिख देगा नंबर, कुछ भी जो माइंड में आ गया ना नंबर वो लिख देगा। आप कहीं सोच रहे हो आपने बहुत अच्छे से लिख रखा है तो आपको अच्छे नंबर मिलेगा या बहुत अच्छी राइटिंग है, ऐसा नहीं है। राइटिंग वाइटिंग तो चलो बहुत अच्छी बात है, बट नॉर्मली इग्नू के अंदर में क्या होता है कि आपका आंसर कितना सुटेबल लग रहा है उसको, कितना ईजी टू कनेक्ट है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और जिस स्टूडेंट ने असाइनमेंट बनाया ना, उसकी सबसे अच्छी खास बात क्या है कि जो इग्नू की गाइडलाइंस है कि पहले रफ बनाओ, रफ को पूरी तरीके से तैयार करो, जो भी करेक्शन है उसको पहले रफ के अंदर में फाइंड आउट कर लो, उसके बाद प्रैक्टिकल के लिए जो फाइनल सीट है उसके ऊपर में लिखना स्टार्ट करो। तो उसको पूरी तरह से स्टूडेंट जो है गाइडलाइन को फॉलो कर रही है, तो ये सबसे प्लस पॉइंट के तौर पे है। स्टूडेंट का नाम माधवी करके है, ठीक है, तो वो पूरी तरीके से गाइडलाइन भी फॉलो कर रही है, तो एक मैंने मतलब प्लस पॉइंट के तौर पे यहाँ पे मैं उनका देख सकता हूँ। पर ज़्यादातर स्टूडेंट से जितनी भी मैं बात करता हूँ, तो ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूट्यूब से या बाकी जगह से सिर्फ सॉफ्ट कॉपी जो है असाइनमेंट की सॉल्व कॉपी उसकी डिमांड करे, तो कि सर सॉल्व कॉपी दिलवा दो, कर लेंगे। तो वो बेकार चीज़ें हैं। अगर आप पढ़ रहे हो, अच्छे नंबर के लिए तैयारी कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो, रफ कॉपी बनाओ पहले जिस तरीके से बनाया गया, उसके बाद उसको करो, जिससे आपके लिए अच्छा रह सकता है। अब यहाँ पे देखोगे नीचे भी पूरा यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, और हाईलाइट जैसे यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे सांग संस्कृति अलग से ही ब्लैक पेन से लिखा गया है, तो ये अलग से हाईलाइट करके लिखा गया। पहले उसने बताया कि किस तरह से सांग सभ्यता का उदय हुआ, किसके द्वारा हुआ, चैंगतांग के द्वारा हुआ, कब हुआ, तो 1600 ईसा पूर्व के अंदर में हुआ। अब सांग संस्कृति है क्या, यहाँ पे उसको अलग से एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। सांग संस्कृति के अंदर में किस तरह से क्या चीज़ें चली उसको एक्सप्लेन किया गया। उसके बाद में क्या साक्ष्य मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य क्या है, उसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि किस आधार पर वो सांग सभ्यता के बारे में बता रही है, ठीक है। तो पुरातात्विक साक्ष्य क्या मिले उसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। अब देखो यही एक पैटर्न होता है हिस्ट्री के अंदर में आंसर को एक्सप्लेन करने का। सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो, तो सबसे पहले एक्सप्लेन क्या करना होता है कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, वट, वहां पे जो वट है ना, क्या, कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाता है कि क्वेश्चन ये पूछा गया, क्वेश्चन में से मुख्य बिंदु ये थे, इसको इस तरीके से बताना है, फिर उसको किस तरीके से कनेक्ट करना है, कौन कौन से आपके पास सोर्स ऑफ मटेरियल है, लिंक ऑफ सोर्स है, उसको यहाँ पे देते जाना है, जिसको यहाँ पे लिंक करते जाना है। अगर कोई सांग सभ्यता पढ़ रहा है, कोई नया स्टूडेंट है, तो ये भी पूछेगा ना कि भैया सांग सभ्यता के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली, तो सोर्स ऑफ मटेरियल क्या है आपके पास, रिसोर्स क्या है, कहाँ से आपका स्रोत क्या है, वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत को यहाँ पे हाईलाइट करके डाला गया, पुरातात्विक साक्ष्य को, ठीक है, समझ में आता है। तो इस तरीके से पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। अगर इस स्टूडेंट का नीचे भी अगर आप असाइनमेंट देखोगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिससे हम इसको थोड़ा डिटेल में और समझ सकें, अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है इस पूरे असाइनमेंट के अंदर में। सेकंड क्वेश्चन है, कपड़ा निर्माण अधिकांश समाजों में सबसे पुराने शिल्पों में से एक है और व्याख्या कीजिए। अब देखो थोड़ा सा एमए हिस्ट्री का जो लेवल है ना वो भी बढ़ा है, सिलेबस भी चेंज हुआ है, और साथ ही साथ क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है ना उसके अंदर में भी परिवर्तन हुआ है। और अगर आप असाइनमेंट के ऊपर में टाइम दोगे, अच्छे तरीके से असाइनमेंट सॉल्व करोगे, अपने आप सॉल्व करोगे, तो आप जो नया पैटर्न है क्वेश्चन पूछा जाने का, वो भी आप समझ पाओगे और उसको अच्छे तरीके से ग्रैब कर पाओगे। अगर आप वो नए पैटर्न को समझ पा रहे हो तो अच्छे नंबर आपके कंफर्म है, आएंगे ही आएंगे, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता है। अब देखो यहाँ पे ना नॉर्मल एक स्टेटमेंट है कि कपड़ा निर्माण जो था वो किस तरीके से अधिकांश समाजों के अंदर में सबसे पुराने शिल्पों में से एक माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया टिप्पणी लिखो, एक स्टेटमेंट के ऊपर में पूछा जा रहा है कि टिप्पणी लिखना है, आपको बताओ अब क्या करना है। तो देखो कपड़ा निर्माण की अगर हम बात करें, शिल्प कृति की बात करें, तो कपड़ा निर्माण के द्वारा भी माना जाता है कि कहीं कहीं लिप जो लिखन कला है उसका भी विकास हुआ कपड़ा निर्माण के साथ साथ में। जैसे धोबी हुआ करते थे, वो क्या करते थे, कपड़ों के अंदर में चिन्ह लगाते थे कि ये वाला कपड़ा 4 कपड़े इस घर का है, ये वाला 4 कपड़ा उस फ्लैट नंबर वाले का है। तो जो चिन्ह लगाते थे ना, वहां से कहीं ना कहीं लिपि का विकास या फिर हस्त जो लेखन कला है उसका विकास माना जाता है, ठीक है, एक वो अलग चीज है। पर जब आप कपड़ा निर्माण की बात करते हो तो कपड़ा का बनाने का इतिहास किस प्रकार से रहा, किस तरीके से कपड़े का अध्ययन किया गया, मानव के द्वारा किस तरह से कपड़ों का विकास हुआ, ठीक है, किस तरीके से उसका उपयोग उपलब्धता का पता लगाया जा लगा, वो सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करनी होती है कि किस तरह से कपड़ों के अंदर में विकास हुआ, ठीक है। तो ये चीजें आ जाती हैं। साथ साथ यहाँ पे आप देखोगे तो जो उसका उस समय के टाइम के हिसाब से कैसे कैसे विकास हुआ, समय दर निरंतर किस तरह से परिवर्तन हुआ कपड़े के विकास के अंदर में, कपड़े के उसके अंदर में, तो ये पूरा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना रहता है।
साथ ही साथ नीचे चलोगे तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अंडरलाइन का यूज़ किया गया है। पर यहाँ पे अगर आप देखोगे अंडरलाइन बहुत ही कम कम जगह पे यूज़ किया गया है। अगर कोई भी आप पैराग्राफ लिख रहे हो और वहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट है जिससे आपको पूरा पॉइंट पैराग्राफ को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप उस पॉइंट को पढ़ लोगे, उस लाइन को पढ़ लोगे तो आपको पूरा पॉइंट समझ में आएगा, तो आप उस जगह पे हाईलाइट का जरूर यूज़ करें, अंडरलाइन का जरूर यूज़ करें। और कोई ऐसा डायग्राम आपके माइंड में हो कि अगर इस क्वेश्चन के अंदर में ये डायग्राम बनाएंगे तो हमें ईजी टू अंडरस्टैंड होगा, समझने में, समझाने में, ठीक है, आप इजीली समझा पाओगे आंसर को आंसर शीट के ऊपर में, तो डायग्राम का यूज जरूर करें। डायग्राम का यूज़ करने से बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और इसी स्टूडेंट का MHI 105 का जो असाइनमेंट का शेयर किया गया मेरे साथ में, उसको भी मैं आगे किसी और वीडियो के अंदर में डिस्कस करूंगा। उसके अंदर में एक अच्छा चीज़ मैंने देखा कि कई जगह पे डायग्राम का यूज़ किया गया है, तो उसको भी मैं किसी और वीडियो के अंदर में रिव्यू करूंगा कि MHI 105 का असाइनमेंट किस प्रकार का है, उसको भी हम किसी और वीडियो के अंदर में देखेंगे। अब यहाँ पे देखोगे तो किस तरीके से यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आंसर को एक्सप्लेन किया गया है। और जब आंसर आप एक्सप्लेन कर रहे हो ना, तो ऐसा नहीं है कि असाइनमेंट लिख रहे हो तो 10-12 पेज में एक ही आंसर लिख दिए। वर्ड लिमिट का भी हमें ध्यान रखना होता है। और एक क्वेश्चन का जो आंसर होता है ना, 20 नंबर के क्वेश्चन का, 500 वर्ड के अंदर में ही आपका आंसर खत्म होना चाहिए, ठीक है। 500 वर्ड से नीचे चल सकता है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है। अगर आप वर्ड लिमिट को फॉलो नहीं कर रहे हो, मतलब अनसेंट आप कुछ भी लिख दिए, 500 वर्ड के अंदर में ही प्रॉपर तरीके से अगर आप लिखोगे, जो जरूरी है वो लिखोगे, तभी आपका बेनिफिट होगा। और एक पैटर्न है, एक मतलब पूरा ना एक गाइडलाइन है असाइनमेंट बनाने का। गाइडलाइन क्या है कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, सिर्फ उतना ही एक्सप्लेन करना होता है, ना कि राम कहानी बताने लग जाओ, ठीक है। सिर्फ पूछा जा रहा है ना कि रावण को किसने मारा, तो सिर्फ आप ये बताओ कि राम जी ने रावण को मारा, ठीक है। और क्यों मारा, कैसे मारा, या विभीषण ने ये बताया वो बताया, वो नहीं पूछा गया ना, तो मत नहीं बताओ। ये सबसे मेन चीज़ है, ठीक है। असाइनमेंट के अंदर में ज़्यादातर बच्चों के नंबर यहीं पर कटते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फालतू की चीज़ें लिखने लगते हैं। अगर आप असाइनमेंट बना रहे हो ना, तो असाइनमेंट का अंदर में जो स्टार्टिंग के 4-5 पेज देखोगे तो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से गाइडलाइंस बताई गई है, ठीक है। तो आप उन गाइडलाइंस को जरूर पढ़ें असाइनमेंट बनाने से पहले। अब यहाँ पे देखोगे तो किस किस तरीके से सिलाई मशीन, कपड़ा, जो वाटर व्हीलर थे उन समय के टाइम पे किस किस तरीके से क्या चीज़ों का उदय हुआ, किस तरह से विकास हुआ, उन सब चीज़ों का यहाँ पे विस्तार से बताया गया है। 20वीं सदी के अंदर में विकास किस तरह से हुआ, कपड़े के उद्योग के अंदर में, कपड़े निर्माण के अंदर में, ये चीज़ें बताई गई हैं। निष्कर्ष किस तरीके से निकलता है, कंक्लूजन क्या है, यहाँ पे इसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, निष्कर्ष का मतलब ये होता है कि पूरा जो टॉपिक डिबेटेबल टॉपिक था उसके ऊपर में आपका क्या कंक्लूजन निकला, एंड ऑफ द टॉपिक, जब टॉपिक आप खत्म कर रहे हो तो क्या बातें निकल कर आई सामने, वो आपको निष्कर्ष के अंदर में बताना होता है। निष्कर्ष का मतलब कुछ स्टूडेंट ये मान लेते हैं कि चारों लाइनों का समरी एक बार बता दिया कि अच्छा 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 ये मैंने टोटल बोला, बात वही है, बट एक ना टॉपिक का जो पूरा कंक्लूजन निकलता है ना, निष्कर्ष निकलता है कि सारी बातें चलो समझ में आ गई, हमारी बात खत्म कहाँ पर हुई, क्या चीज़ें फाइनल हुई, उसको आपको निष्कर्ष के अंदर में बताना होता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई डिबेट कर रहे हो कि लव मैरिज बेटर है या अरेंज मैरिज बेटर है, ठीक है, राम मंदिर बनना चाहिए था, हॉस्पिटल बनना चाहिए था। जब डिबेट खत्म हुआ तो लास्ट में जो चीज़ फाइनल हुई कि अच्छा अच्छा राम मंदिर ही बनना चाहिए था, राम मंदिर बनने के कारण भी हॉस्पिटल निर्माण कराया जा सकता है, राम मंदिर के द्वारा भी कई सारे हॉस्पिटल चलाया जा सकता है, ठीक है। जब ये फाइनल हुआ तब वो आपका कंक्लूजन ही निकला, तो आप उसको निष्कर्ष में बता रहे हो। तो सेम चीज़ इसका भी ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं क्योंकि ये पहला असाइनमेंट नहीं है जो मुझे चेक करने के लिए आया है, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे भेजते हैं अपना असाइनमेंट चेक करने के लिए, तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको निष्कर्ष लिखना नहीं आता, ठीक है, प्रॉपर तरीके से निष्कर्ष को एक्सप्लेन करना नहीं आता, निष्कर्ष के अंदर में कितने वर्ड होने चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए, ये भी नहीं पता होता। और आपको ना एक तरह से समरी टाइप का छोटा सा लिखना होता है जिससे कंक्लूजन भी निकले, निष्कर्ष भी निकले और एंड अप पूरा तरीके से हो जाए वहाँ पे कि हाँ ये क्वेश्चन का एंड अप है। और हर क्वेश्चन के अंदर में निष्कर्ष नहीं निकलता, जबरदस्ती नहीं डालना होता है कि यार कुछ नहीं मिल रहा चल एक निष्कर्ष लिख देते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, ये गलत हो जाता है, वहाँ पे नंबर कटते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के समुद्री व्यापार का विवरण दीजिए। पुर्तगाली व्यापार ने भारतीय विदेशी व्यापार को किस तरह से प्रभावित किया था। अब देखो जो ये पूरा टाइम पीरियड ना औपनिवेशिक काल का दौर शुरू हो चुका था, जहाँ पे विदेशी कंपनियां जो थी भारत के अंदर में एंटर हो रही थी, ठीक है। तो पुर्तगालियों के द्वारा में किस तरह से समुद्री व्यापार के ऊपर में विकास हुआ, किस तरह से समुद्री व्यापार किया गया, ठीक है, किस तरह से तरक्की हुई, इसके ऊपर में यहाँ पे बात की गई है। भारतीय जो पुराण थे क्या था, उनका क्या रोल था, क्या साक्ष्य प्रमाण मिलते हैं, किस तरीके से हमें पता चलता है विदेशी व्यापार के बारे में, ठीक है। ये सभी चीज़ों को यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से बताना है। प्राचीन काल, वैदिक काल के अंदर में क्या हुआ, किस तरीके से चीज़ें थी, ठीक है, ये बताओगे। सम्राट अशोक के टाइम पीरियड के अंदर में क्या था, गुप्त वंश के टाइम पीरियड के अंदर में क्या था, किस तरह से इन सभी चीज़ों का उदय हुआ, यूरोपीय जो पुर्तगाली व्यापार का आगमन हुआ उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पे आप एक्सप्लेन करोगे।
क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की सभ्यता के अंतर्गत जो अर्थव्यवस्था और राजनीति के संपेक्ष में चर्चा कीजिए। जो दक्षिण अफ्रीका का जो टाइम पीरियड था उसके अंदर में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी, किस प्रकार की सभ्यता थी, उसके संपेक्ष में राजनीति के ऊपर में चर्चा करना है। तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे देखोगे तो अंडरलाइन का उपयोग किया गया कि किस तरह से कौन सी सभ्यता पनपी, किस तरह से ह्यूमन का विकास हुआ, किस तरह से सभ्यताओं का विकास हुआ, कैसे कैसे पूरी चीज़ें चलती हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, सभ्यता का उदय किस प्रकार से हुआ दक्षिण अफ्रीका के अंदर में, ये यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया गया, तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हो। और जब आप इस तरह के आंसर लिख रहे होते हो ना, कोशिश करो कि इतिहासकारों के नाम थोड़ा सा याद रखो और इतिहासकारों का नाम का ना रेफरल लिंक जरूर दो कि भैया ये वाला जो इतिहासकार था ना, डॉक्टर हबीब, ठीक है, ये रोमिला थापर, जो भी आपके इतिहासकार नाम में याद आए ना भाई, इसके द्वारा चार्ल्स डार्विन के द्वारा ये बोला गया। ठीक है, जब आप मानव का इतिहास बता रहे हो तो चार्ल्स डार्विन यूज इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स डार्विन ने ये बोला, उसकी किताब ये थी, तो ये चीज़ें भी याद रखा करो। और जब आप इतिहासकारों का नाम याद रखोगे ना, उनकी किताबों का नाम याद रखोगे, तो समझो आप 1 से 2 नंबर नेट एग्जाम के लिए भी वहाँ पे सेव कर रहे हो। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन होता है तो 2 नंबर आपने मान लो नेट एग्जाम के लिए भी सेव किया, अगर आप इतिहासकारों का नाम याद रखते हो तो। क्योंकि नेट के एग्जाम में जो भी दिसंबर में हुआ था उसके अंदर में कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्टली इतिहासकारों के नामों से पूछे गए थे। ठीक है, तो वो भी आपके लिए यूज़फुल रहने वाला है। और वीडियो को आगे बढ़ाने के साथ साथ मैं एक रिक्वेस्ट भी करूँगा आप सभी व्यूअर से कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और हम कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। अगर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, आप हमारी मदद कर सकते हैं, तो आप दैनब के जो नीचे में आप देखोगे डिस्क्रिप्शन के अंदर में, तो एक फ़ोन पे का नंबर का लिंक मिल जाएगा जिसमें गूगल पे, पेटीएम के थ्रू आप हमारी मदद कर सकते हैं। वहाँ से आप हमें कुछ डोनेट कर सकते हैं, जिससे आपके एक एक छोटे छोटे सपोर्ट से हमें बहुत हेल्प मिलेगी और हम अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएंगे और वीडियोज़ बना पाएंगे। काफ़ी समय से आप देखोगे अगर दैनब को फॉलो कर रहे हो तो वीडियोज़ नहीं आ पा रही हैं, जिसका एक मेजर रीज़न ये है कि हम टेक्निकल तौर पर असमर्थ हैं वीडियो बनाने में, और फाइनेंशियली हम उसको इम्प्रूव नहीं कर पा रहे अपने आप को। ठीक है, कुछ डोनेशन पीछे मिला था हमें, बट वी आर नॉट एबल टू इम्प्रूव आवर सेल्फ फुली। ठीक है, बट वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव। ये चीज़ें रहने वाली हैं, तो इस तरीके से असाइनमेंट आपको बनाना है। और एक साथ ही साथ डायग्राम का भी यूज़ करना है। जैसे इसके अंदर में ना कहीं भी डायग्राम स्टूडेंट के द्वारा यूज़ नहीं किया गया है। जो इनका असाइनमेंट दूसरा असाइनमेंट है MHI 05 का, उसके अंदर में कई जगह पे अलग अलग तरीके से डायग्राम का यूज़ किया गया है, डायग्राम के थ्रू को आंसर्स को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो मैं अगला जो वीडियो डालूंगा ना तो MHI 05 का ही डालूंगा, 105 का। उसके अंदर में डायग्राम किस तरीके से क्या चीज़ रही है उसका भी हम रिव्यू करेंगे प्रॉपर तरीके से, और उसके ऊपर में चर्चा करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट है ना असाइनमेंट को अगर सीरियस नहीं ले रहा है तो मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि असाइनमेंट को सीरियस लेके चले, असाइनमेंट के ऊपर में प्रॉपर तरीके से टाइम इन्वेस्ट करें, खुद असाइनमेंट को सॉल्व करने की कोशिश करें। इसका 2 बेनिफिट ये है। पहला बेनिफिट तो ये कि आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आएगा, क्वेश्चन का आंसर किस तरह से लिखा जाना है वो भी समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का पैटर्न समझना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न समझ में नहीं आएगा तो आंसर लिखोगे क्या। दूसरा चीज़ ये कि जब आप आंसर के लिए ट्राई करोगे, फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे बुक में से अलग जगह से, तब आप जो दिमाग यूज़ करने वाले हो ना वो कहीं ना कहीं इम्पैक्टफुल रहेगा आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। तो उसके नज़रिए से भी आपको थोड़ा सा टाइम देना है, स्टडी करना है, जिससे आपके अच्छे नंबर असाइनमेंट में बन सके। और असाइनमेंट में अगर अच्छे नंबर आ रहे हैं तो समझ के चलिए आपका जो ग्रेस कार्ड है, फाइनल ग्रेस कार्ड, उसके अंदर में भी एक इंप्रूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, अच्छा परसेंटेज बनकर आएगा, जिससे अगर आप आगे नेट की तैयारी करो या किसी और जगह जाओगे, PhD के लिए जाओगे, तो आपको कहीं भी कोई अड़चन नहीं आएगा। यहाँ पर वीडियो में एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सभी हमारे जितने व्यूवर्स हैं इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाएंगे और दैनब को सपोर्ट करने के लिए एक पेमेंट करेंगे, छोटा सा अमाउंट सपोर्ट करेंगे, जिससे हम अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सके और अच्छे से आपके लिए वीडियोस बनाकर लेकर आ सके। यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द